हेलो एवरीवन, स्टडी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। कोरिलेशन फोर्स के बारे में हम जानेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। कोरिलेशन फोर्स होता क्या है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, और किस तरीके से ये आपको हेल्प करेगा डिफरेंट क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए कोरिलेशन फोर्स होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। जो कोरिलेशन फोर्स है ये एक प्रकार का सूडो फोर्स है। ये चीज़ आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ी होंगी कि ये एक प्रकार का सूडो फोर्स है। बट सूडो फोर्स का मतलब क्या हुआ? सूडो फोर्स का मतलब वह है इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन की जो वजह से जो फोर्स इंड्यूस होता है उसी को ही हम कोरिलेशन फोर्स कहते हैं। मान लीजिए जिस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करे, उसी के अकॉर्डिंग जो फोर्स इंड्यूस होगा उसी को हम कोरिलेशन फोर्स कहते हैं। अब मान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करना बंद होती है, तो उसी तरीके से जो ये फोर्स है, ये कोरिलेशन फोर्स जो इंड्यूस हो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इट्स मीन इसको सूडो फोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये कोरिलेशन फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। ओके, इस चीज़ को आप यहाँ पे आसानी से समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ये कोरिलेशन फोर्स है राइट हैंड डायरेक्शन में काम करता है, राइट हैंड डायरेक्शन में लगता है, और जो साउथ हेमिस्फीयर है वहाँ पे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लगता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक प्रकार से ये अर्थ बना के दिखाता हूँ। ओके, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। अगर ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो इक्वेटर पे जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। ओके, इस चीज़ को आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। मैंने एक रस्सी पे पत्थर बांधा हुआ और उसको मैं कुछ इस तरीके से घुमाता हूँ, ठीक है, अपनी उंगली पे घुमाता हूँ, तो फिर उसकी जो कुछ इस तरीके से घूमता जाएगा ये। ओके, तो जो यहाँ पे जो ये सर्कल बनना है पत्थर जब मैं घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द सेंटर। तो आप इस तरीके से मान लीजिए जो ये सर्कल पे जो ये पत्थर घूम रहा है ये यहाँ पे हमारा इक्वेटर है जहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा है, और इस सेंटर को आप पोल मान लीजिए जहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू दी इक्वेटर। ओके, इस चीज़ को अगर आप यहाँ पे समझ गए तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। अब सपोज में कोई एक ऐसी तीर है, ओके, एक ऐसा तीर है जो मैं इक्वेटर से पोल की तरफ फेंक रहा हूँ। ओके, अब आपको पता है कि हमारी इक्वेटर पे जो लीनियर वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। इट्स मीन इसका ईस्टवर्ड कंपोनेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पोल। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी है वो इक्वेटर पे ज़्यादा है। तो मैं किसी चीज़ को अगर इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ फेंकूँगा तो ये टर्न इस तरफ हो जाएगी। ओके, समझ रहे हैं? इट्स मीन ये राइट हैंड डायरेक्शन में गिर जाएगी। अब आप चीज़ को दूसरी तरीके से समझिए। अगर मैं कोई चीज़ पोल से इक्वेटर की तरफ कुछ फेंक रहा हूँ, नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ कुछ फेंक रहा हूँ, तो आपको पता है यहाँ नॉर्थ पोल पे ईस्टवर्ड कंपोनेंट कम है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर पे। तो जब मैं कोई चीज़ फेंकूँगा तो ये कुछ इस तरीके से गिरेगी। ओके, इस तरीके से गिरेगी क्योंकि इसका ईस्टवर्ड कंपोनेंट कम है नॉर्थ पोल पे एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। तो जो ये कोई तीर कमान मैंने फेंका तो कुछ इस तरीके से गिरेगा। तो यहाँ पे भी ये क्या है, राइट डायरेक्शन में। तो मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरिलेशन फोर्स अर्थ की रोटेशन के हिसाब से कहाँ लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। उसी चीज़ को आप अगर साउथ हेमिस्फीयर में समझेंगे तो जो साउथ हेमिस्फीयर है, अगर कोई चीज़ मैं इक्वेटर से पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ फेंकूँगा तो कुछ इस तरीके से घूमेगी, कुछ इस तरीके से आएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि ये किस तरफ है, लेफ़्ट हैंड साइड में। अगर मैं यही चीज़ यहाँ से करूँ यहाँ के लिए तो ये हो जाएगी लेफ़्ट साइड में। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो कोरिलेशन फोर्स होता है वो राइट डायरेक्शन में काम करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वही चीज़ लेफ़्ट हैंड डायरेक्शन में काम करती है साउथ हेमिस्फीयर में। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कोरिलेशन फोर्स है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो जो कोरिलेशन फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, क्या वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इन तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर पे।
इन चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, अब आपने ये भी सुना होगा कि इक्वेटर पे जो कोरिलेस फोर्स होता है वो 0 होता है, जबकि पोल पे मैक्सिमम होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, ये मान लीजिए ये आर है, ये आर है एक्सिस ऑफ द रोटेशन। आर को आप एक्सिस ऑफ द रोटेशन मान लीजिए, ये एंगल थीटा मान लीजिए, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर मान लीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर मान लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए ये एक राइट एंगल है। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ? साइन थीटा इक्वल टू आपको होगा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर अपॉन आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? आर साइन थीटा। ओके, अभी मैंने आपको बताया था जो कोरिलेस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास के, वेलोसिटी के एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर को हम आर साइन थीटा लिख सकते हैं। आर साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम आर साइन थीटा। ओके, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? इक्वेटर पे 0 होगी। तो अगर 0 होगी तो आपको पता है साइन 0 होता है, तो ये पूरी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि जो कोरिलेस फोर्स है इक्वेटर पे वो 0 हो जाएगा। इट्स मीन ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कोरिलेस फोर्स। अगर इसी चीज़ को मैं आपको बताऊं कि ये पोल पे किस तरीके का होगा, तो ये पोल पे होगा, ये जो थीटा है ये थीटा 90 हो जाएगा पोल पे, थीटा 90 हो जाएगा पोल पे। अगर थीटा 90 हो जाएगा तो आपको पता है साइन 90 की वैल्यू होती है 1 होती है, और 1 मैक्सिमम होती है। तो कोरिलेस फोर्स आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। कोरिलेस फोर्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा कहाँ पे? पोल पे। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझा। अब आपने बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोरिलेस फोर्स की समझ दी है। ओके, अब देखिए इसके पीछे और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जो कोरिलेस फोर्स है वो हमेशा जो विंड है, विंड के परपेंडिकुलर लगता है। अब किस तरीके से? देखिए, ये कोरिलेस फोर्स इस तरीके से लग रहा है, तो जो हमारी विंड है, विंड के परपेंडिकुलर हमेशा कोरिलेस फोर्स लगता है। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना। इट्स मीन जो विंड की डायरेक्शन है और जो कोरिलेस फोर्स की डायरेक्शन है, वो कोरिलेस फोर्स की जो डायरेक्शन है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो कोरिलेस फोर्स होता है वो हॉरिजेंटल, जो अर्थ के हॉरिजेंटल होता है उन ऑब्जेक्ट पे लगता है। तो कोरिलेस फोर्स एक्ट ऑन दोज ऑब्जेक्ट विच आर हॉरिजेंटल टू द अर्थ सरफेस। यानी कि जो कोरिलेस फोर्स होगा उन ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा जो कि अर्थ की सरफेस से टच है। जैसे कि हम लोगों पे कोरिलेस फोर्स का इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पे क्या होते हैं? टच होते हैं। वी आर नॉट हॉरिजेंटल टू द अर्थ सरफेस। ओके, जैसे कि हवाएं जो विंड होती हैं वो हॉरिजेंटल टू द अर्थ सरफेस होते हैं, इसलिए जो विंड्स होती हैं उन पे कोरिलेस फोर्स का जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना। तो दिस वाज अबाउट द कोरिलेस फोर्स। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको यहाँ पे, फिर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। उसके बाद ये लेक्चर हम कंपाइल कर देंगे। ओके, तो ये है। और जैसे जैसे हम, अब आपने देखा होगा कि जब हम कभी भी पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो हमारी विंड है इनको सीधी जानी चाहिए। इनको क्या चाहिए? सीधी जानी चाहिए। कहाँ से? हमारी इक्वेटर से पोल की तरफ, कुछ इस तरीके से। बट ये टर्न हो जाती हैं कुछ इस तरीके से। क्यों? ये भी होता है कोरिलेस फोर्स के कारण। ये सब होता है कोरिलेस फोर्स के कारण। ये सिर्फ विंड के साथ नहीं, जब हम ओशियन के बारे में पढ़ेंगे तो जब वहाँ पे हम देखेंगे कि जो ओशन करंट होती है, ओशन करंट पे भी कोरिलेस फोर्स का इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, तो इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे किस तरीके से कोरिलेस फोर्स पे ये सारी इफ़ेक्ट
कोरिलेसिव फोर्स का किस तरीके से डिफरेंट चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सो आपने अच्छे से कोरिलेसिव फोर्स को जाना होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन कौन सी क्वेरीज हैं। वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट देम। सो थैंक यू फॉर द डे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।